हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी जेम्स द्वारा लिखे ऐसे द आर्ट ऑफ फिक्शन के बारे में। द आर्ट ऑफ फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियों की कला। अब क्योंकि नॉवेल भी काल्पनिक कहानी होती है और हेनरी जेम्स ने नॉवेल्स के बारे में लिखा है, इसीलिए इसका टाइटल है द आर्ट ऑफ फिक्शन। ये सबसे पहले लॉन्गमन्स मैगज़ीन में सितंबर 1884 में पब्लिश हुआ था। बाद में पार्शल पोर्ट्रेट्स में इसे अलग से 1888 में दोबारा प्रकाशित किया गया। इससे पहले कि हम इस ऐसे की समरी देखें, चलिए जान लेते हैं कि हेनरी जेम्स को इसे लिखने की ज़रूरत पड़ी क्यों। दरअसल मिस्टर वॉल्टर बेसेंट जो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और क्रिटिक थे, उन्होंने 25 अप्रैल 1884 को रॉयल इंस्टीट्यूशन में स्पीच दिया था, जिसे उसी वर्ष 1884 में फिक्शन एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स के नाम से छापा गया था। उन्होंने नॉवेल राइटिंग के बारे में कुछ तर्क के साथ स्टेटमेंट्स दिए थे जिनसे हेनरी जेम्स सहमत नहीं हुए, और उनके कथनों का खंडन करते हुए उन्होंने द आर्ट ऑफ फिक्शन एज रिबटल लिखा था। रिबटल का मतलब होता है किसी के द्वारा कही बात का खंडन करना या फिर तर्क के साथ साबित करना कि वो बात गलत है। हेनरी जेम्स द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ फिक्शन नॉवेल की थ्योरी पर किए गए सभी प्रभावशाली स्टेटमेंट में से एक है। यानी ये ऐसे उस समय की नॉवेल के लिखने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताता है। ये उस समय के नॉवेल के शॉनरे की हालत को बहुत अच्छे तरीके से सामने लाता है। शॉनरे का मतलब होता है टाइप ऑफ राइटिंग, यानी स्टोरी, नॉवेल या कोई भी फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो किस तरह लिखी गई है। एग्जाम्पल, आपने प्ले पढ़े होंगे, उसमें कुछ ट्रेजेडी होते हैं, कुछ कॉमेडी होते हैं। कॉमेडी में सुखांत होता है, वहीं ट्रेजेडी में दुखांत होता है। इसे ही शॉनरे कहते हैं। द आर्ट ऑफ फिक्शन न केवल उस वक्त की नॉवेल की शॉनरे की दशा बताता है, बल्कि भविष्य में उसके होने वाले विकास को भी सटीक ढंग से दर्शाता है। उनके समय तक क्रिटिक्स नॉवेल्स को कतई महत्व नहीं देते थे और फ्रेंच लोग उसे इस लायक नहीं समझते थे कि उस पर कोई डिबेट की जाए। हेनरी जेम्स अपने ऐसे में इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, ओनली अ शॉर्ट टाइम अगो इट माइट हैव बीन सपोज दैट द इंग्लिश नॉवेल वॉज नॉट व्हाट द फ्रेंच कॉल्ड डिस्क्यूटेबल। इसमें मैं आपको बता दूं कि डिस्क्यूटेबल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब डिबेटेबल होता है, यानी जिस पर बहस की जा सके। हेनरी जेम्स ने ही नॉवेल्स को सीरियस आर्टिस्टिक शॉनरे की तरह इस्टेब्लिश किया, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया, यानी उसके मुख्य विशेषताओं को बताया और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए जिनके द्वारा नॉवेल्स को क्रिटिकली एनालाइज किया जा सके। ये जान लेते हैं फिक्शन एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स में मिस्टर बेसेंट ने ऐसा क्या लिखा जिससे हेनरी सहमत नहीं हुए। वॉल्टर बेसेंट तर्क के साथ कहते हैं कि फिक्शन मतलब नॉवेल या काल्पनिक कहानी लिखने के लिए टैलेंट और कुछ सर्टन रूल्स यानी निश्चित नियमों की ज़रूरत पड़ती है जिससे एक अच्छी काल्पनिक कहानी लिखी जा सके। हेनरी जेम्स इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपने एस्से में मेंशन भी किया है। मिस्टर वॉल्टर बेसेंट ने अपने स्पीच में 3 पॉइंट्स रखे थे। इन्हीं 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हेनरी जेम्स ने अपना एसे द आर्ट ऑफ फिक्शन लिखा और तर्क के साथ बताया कि वो क्यों इन 3 पॉइंट से एग्री नहीं करते। पहले पॉइंट में बेसेंट कहते हैं कि फिक्शन हर तरह से एक कला है, ये भी दूसरी आर्ट जैसे म्यूज़िक, पोइट्री और पेंटिंग की तरह है, या कह सकते हैं कि उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। इन्हें समझने के लिए कुछ निश्चित नियमों की ज़रूरत है। वहीं जेम्स कहते हैं कि फिक्शन एक आर्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरे पॉइंट में मिस्टर बेसेंट कहते हैं कि फिक्शन के लिए भी दूसरी आर्ट्स की तरह कुछ साधारण नियम बनाए जाने चाहिए जिन्हें उतनी अच्छी तरह पढ़ाया जाना चाहिए जितना हार्मनी और प्रोपोर्शन के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मिस्टर बेसेंट कहते हैं कि नियमों को होना बहुत ज़रूरी है, वहीं हेनरी कहते हैं कि इसके लिए नियम ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये नियम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तीसरे पॉइंट में मिस्टर बेसेंट कहते हैं कि अब तक फिक्शन को मैकेनिकल आर्ट से अलग रखा गया, इसके लिए कोई रूल्स नहीं बनाए गए, मानो ऐसा लगता है कि फ़िक्शन लिखने के लिए नेचुरल टैलेंट ही ज़रूरी है। जेम्स इसके उत्तर में कहते हैं कि एक अच्छी फ़िक्शन लिखने के लिए नेचुरल टैलेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कुछ अच्छे नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल टैलेंट ना हो तो वाकई एक अच्छी फ़िक्शन नहीं लिखी जा सकती है। मिस्टर बेसेंट राइटर्स के फ़िक्शन लिखने की एक लिमिट बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राइटर्स को वही लिखना चाहिए जिसका उन्हें एक्सपीरियंस हो।
जेम्स इस बात पर तर्क करते हुए कहते हैं कि ये सही है कि राइटर्स को वो लिखना चाहिए जिसके बारे में उन्हें पता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो वही लिखेंगे जो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में किया है। राइटर्स के पास अनुभवों का भंडार होता है जिसमें विभिन्न साधारण और जटिल अनुभव होते हैं। उसी तरह दुनिया में कई रूप हैं जिस पर उन्हें लिखना चाहिए, लेकिन उन्हें इसका एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। बेसेंट कहते हैं कि कैरेक्टर्स को क्लियरली इलस्ट्रेट करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट भी दी जिसमें उन्होंने क्लियर इलस्ट्रेशन के लिए रूल्स बताए। इसके लिए जेम्स कहते हैं कि ये बात सही है कि कैरेक्टर्स समझ में आने वाले हों और उनका एक दूसरे से तालमेल हो, लेकिन इलस्ट्रेट करने के लिए रूल्स नहीं चाहिए। इसके लिए दूसरे भी बहुत से तरीके हैं, जैसे अगर फिक्शन को इस तरह से लिखा जाए जो हकीकत बयां करता हो तो भी कैरेक्टर्स को जीवंत बनाया जा सकता है। इसी के साथ बेसेंट ये भी कहते हैं कि स्टोरी में मोरल स्टोरी लाइन होनी चाहिए। वहीं हेनरी कहते हैं कि एक ट्रू आर्टिस्ट पहले से ही मोरल लिए होता है, तभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी जाती है। जेम्स अपने हिस्से को राइटर्स को इनकरेज करते हुए क्लोज करते हैं कि राइटर्स को अपने विजन और स्वयं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। उन्हें कुछ साधारण नियमों की परवाह नहीं करना चाहिए। हेनरी राइटर्स को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें वो लिखना चाहिए जो सुनने, देखने और महसूस करने में रियल लगता है, ना कि वो जो सुनने, देखने और महसूस करने में सही लगता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स।